हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे, है ना। जिसमें हम ये बताए थे कि जो बुर्बो वंश के जो शासक जो थे, जिनका नाम क्या था, लुईस 16वां, है ना। लुईस 16वां का अंत हुआ और यहाँ पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ, उदय हुआ, है ना। कुछ हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताए थे कि उसने जो था यूरोप में बहुत क्या क्या सुधार भी किया, फ्रांस में, है ना। फ्रांस में बहुत सारा सुधार किया, सामंती व्यवस्था को क्या किया, हटाया, है ना। बहुत सारा सुधार किया, उसके बारे में बताए थे। और कुछ टॉपिक जो था जो नेपोलियन बोनापार्ट के बताने में, उस बात को हम नहीं बताए थे, है ना। तो आज उस लेक्चर 2 में जो है हम बताने वाले हैं कि आखिर उसका जो है पराजय कैसे हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं, है ना। चलिए बाबू, देखिए यहाँ पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय, है ना। यानी यहाँ पर जो है देखते हैं लोग कि नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय कैसे हुआ, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय जो था वह एक ही कारण से नहीं, है ना, वो एक ही कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों से हुई। बल्कि उनका पराजय जो था वह कई कारणों से हुआ, है ना। उसके लगातार युद्ध, वह जो था लगातार युद्ध कर रहा था, गलत नीतियां अपनाया, है ना। और यूरोपीय देशों को क्या किया, और यूरोप देशों का एकजुट होना, और जो थे नेपोलियन के विरोध में कई यूरोप देश जो थे वो क्या हो गए, एकजुट हो गए और उसकी हार का कारण बने। और यही क्या बना, उनकी हार का क्या बन गया, कारण बन गया, है ना। देखिए बाबू क्या हुआ, यहाँ पर जो था नेपोलियन बोनापार्ट की कारण जो पराजय हुआ वह एक ही कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों से हुआ, है ना। उसका लगातार युद्ध, गलत नीतियाँ, और यूरोप के देश जो है एकजुट होकर उसका विरोध करने लगे, है ना। और उसकी हार का क्या बन गए, कारण बने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हुआ, है ना। नेपोलियन ने क्या किया कि 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया। बहुत सुनिए, यहाँ पर क्या हुआ, है ना, कि नेपोलियन ने क्या किया कि 1812 में, है ना, 1812 में क्या किया, रूस पर आक्रमण किया, है ना। जब रूस ने क्या किया, आक्रमण किया, अब देखिए रूस ने क्या किया, रूस ने क्या किया, तो जलती हुई धरती नीति अपनाई। रूस ने एक नीति अपना लिया जिसका नाम क्या था, जलती हुई धरती धरती अपनाई, है ना। यानी इसमें क्या किया रूस ने कि खेत खलिहान जला दिए। रूस ने क्या किया कि खेत खलिहान का किया, जला दिया, है ना। अब देखिए क्या हुआ, अब जब खेत खलिहान जला दिए, है ना, तो कड़ाके की सर्दी, अब वहां पर जो था कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, और भोजन की कमी से, है ना, फ्रांसीसी सेना का हो गई, नष्ट हो गई। और जो नेपोलियन की सेना गई थी वहां पर उसमें, है ना, उसकी सेना का हो गई, नष्ट हो गई। लाखों सैनिक, है ना, लाखों सैनिक जो थे मारे गए या बीमार पड़ गए, है ना। लाखों सैनिक क्या हो गए, मारे गए या बीमार पड़ गए। और यह उसकी शक्ति को तोड़ने वाला मुख्य कारण बना, और नेपोलियन के उसकी शक्ति को तोड़ने वाला क्या बना, वहां पर मुख्य कारण बना, कहां पर, तो रूस में, ठीक है। अब क्वेश्चन बाबू आता है कि देखिए नेपोलियन ने रूस पर कब आक्रमण किया था, तो कब आक्रमण किया था, 1812 में, है ना। और यहीं से जो है उसका हारने का क्या बना, कारण बन गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अब सुनिए, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर, है ना, कौन कौन सा देश है, 4 देश जो थे मिलकर, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ गठबंधन बनाया। ये चारों देश जो थे वो क्या हो गए, एकजुट हो गए, किसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ, है ना। ये चारों देश क्या हो गए, नेपोलियन के खिलाफ क्या हो गए, एकजुट हो गए। और 1813 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था लाइपजिंग का युद्ध, है ना। लाइपजिंग का युद्ध हुआ, और इसमें नेपोलियन का हो गया, पराजित हो गया। फिर यहाँ पर भी क्या हुआ, 1813 में यानी लाइपजिंग का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन क्या हो गया, पराजित हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी हार गया, कौन, नेपोलियन, ठीक है। अब देखिए अंतिम और निर्णायक युद्ध जो था उसका 18 जून 1815 को, 18 जून 1815 को वाटरलू में हुआ। कहाँ पर हुआ, वाटरलू में। यानी इसका अंतिम युद्ध जो था, नेपोलियन का अंतिम युद्ध जो था वह 18 जून 1815 को वाटरलू में हुआ, है ना। जिसमें नेपोलियन की सेना का सामना
ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, है ना, कौन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और पारसा की सेना से हुआ, है ना, किससे हुआ, पारसा की सेना से हुआ। और इस युद्ध में नेपोलियन पूरी तरह से क्या हो गया, हार गया। और यहीं पर जो था नेपोलियन पूरी तरह से क्या हो गया, हार गया। कब हार गया, 18 जून 1815 को। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, वाटरलू में। ये इसका अंतिम युद्ध था, है ना। और यहीं पर जो है नेपोलियन का क्या हुआ, सामना करना पड़ा किसका, ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, है ना, और पारसा की सेना से हुआ। और इसी युद्ध में नेपोलियन पूरी तरह से क्या हो गया, हार गया, है ना। अब देखिए उसके बाद जो था, है ना, उसे सेंट हेलेना, नेपोलियन को जो था उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। फ्रांस से उसको क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया, निकाल दिया गया। और ये कहाँ पर चला गया, सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। और वहीं 1821 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसका, नेपोलियन का। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ था, अभी जो था इसका मृत्यु के पहले, नेपोलियन के मृत्यु के पहले, है ना, क्या हुआ था कि वियना सम्मेलन हुआ था बाबू। कौन सा सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, है ना। एक कब हुआ था, तो बाबू देखिए वियना सम्मेलन जो था 1815 में हुआ। यानी ये जब रूस में, है ना, सॉरी वाटरलू में जब ये सामना युद्ध हार गया, है ना, तो उसके बाद जो था 1815 में ही एक वियना सम्मेलन हुआ। और यहाँ पर मेटरनिक की व्यवस्था आ गया। किसका व्यवस्था आ गया, मेटरनिक का, है ना। अब देखिए सन 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद, यानी 1815 में क्या हो गया, नेपोलियन के बोनापार्ट का क्या हो गया, पराजय हुआ। और पराजय के बाद, है ना, यूरोप के देशों ने शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब नेपोलियन की पराजय हुआ, है ना, उसके बाद जो था यूरोप के देशों ने, कुछ देशों ने मिलकर क्या किया, स्थिरता स्थापित करने के लिए वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया। अब देखिए यहाँ पर वियना जो था, है ना, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया का, ठीक है, वो क्या है, ऑस्ट्रिया का राजधानी है ना। और वहीं पर यह सम्मेलन हुआ जिसका नाम दिया गया वियना सम्मेलन, है ना। क्या नाम दिया गया, वियना सम्मेलन, ठीक है। वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, है ना, इस जो सम्मेलन की अध्यक्षता जो था वह ऑस्ट्रिया के चांसलर, बहुत ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रिया के क्या थे, जो चांसलर थे, जो थे, जिसका नाम क्या था, मेटरनिक, है ना, मेटरनिक ने की। यानी जो वियना सम्मेलन की जो अध्यक्षता जो हुआ, है ना, वह किसके, तो किसके हाथों से हुआ, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की, है ना। अब देखिए बाबू ये मेटरनिक जो था ये क्या किया, अध्यक्षता किया वियना सम्मेलन की। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि शामिल थे। ये 4 देश जो थे क्या थे, शामिल थे, है ना। कौन कौन सा, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें 4 देश क्या थे, शामिल थे, है ना। इन लोग का मकसद था कि फ्रांस को शक्तिशाली देश न बनने देना, है ना। और ये चारों देश मिलकर क्या किए, वियना सम्मेलन किए, है ना। और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता जो था किसके हाथों से हुई, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की, है ना। चलिए अब देखिए इन लोगों ने चारों ने मिलकर क्या किया, प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए चारों देश का, है ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सम्मेलन के उद्देश्य क्या था, आखिर सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि यूरोप में शांति और शक्ति संतुलन स्थापित करना, है ना। शक्ति यानी यूरोप में क्या करना, शांति और शक्ति संतुलन का करना, स्थापित करना, है ना। और नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। इन लोगों को कहना था कि जो नेपोलियन ने क्या किया, जो भी मतलब क्या किया, परिवर्तन किया है, उसको क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुरानी राजशाही, मतलब जो पुराने जो राजशाही जो था, है ना, पुरानी राजशाही व्यवस्था नहीं, राजाओं का शासन को फिर से स्थापित करना, है ना। जो पुराने जो राजशाही चलता था उस राजाओं का फिर से क्या करना, स्थापित करना। ये मेटरनिक व्यवस्था का, है ना, उद्देश्य, ये मेटरनिक व्यवस्था का क्या था, उद्देश्य था।
यूरोप में क्रांति और राष्ट्रवाद की भावनाओं को क्या करना था, दबाना था। ये सारा काम कौन कर रहा था, मेटरनिख कर रहा था, है ना। अब देखिए, वह राजशाही और सामंती व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, यानी मेटरनिख चाहता था कि वह राजशाही बने रहे और सामंती व्यवस्था का हो रहे बना, मतलब बने रहे, है ना। इसलिए उसने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, है ना। अब मेटरनिख ने क्या किया कि इसके लिए जो बहुत सारा का निर्णय लिया, है ना। फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से, देखिए यहाँ पर जो था फ्रांस में फिर से क्या किया, बुर्बो वंश को पुनः स्थापित किया। मेटरनिख ने क्या किया, फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश को क्या किया, पुनः स्थापित किया और लुई 18वें को राजा बना दिया। ये कौन बना दिया, तो ये बनाया कौन, मेटरनिख ने। अब ये जो था बुर्बो वंश के जो था फिर से पुनः स्थापित किया और लुई 18वां को फिर से फ्रांस में क्या बना दिया, राजा बना दिया, है ना। तो ये सारा कारनामा कौन कर रहा था, ये सारा कारनामा कौन कर रहा था, तो मेटरनिख कर रहा था, है ना। चलिए उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। शुरू में देखिए बाबू, शुरू में वियना सम्मेलन सफल रहा, है ना। शुरुआत में वियना सम्मेलन क्या रहा, सफल रहा। और देखिए यूरोप में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई, और शुरुआत में क्या हुआ, कुछ समय के लिए शांति क्या हुआ, स्थापित हुआ। लेकिन मेटरनिख की दमनकारी नीतियों के कारण, है ना, ये जो था मेटरनिख की जो दमनकारी नीतियों के कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा। कहाँ पर, फ्रांस में, है ना। यानी जनता में क्या करने लगा, असंतोष बढ़ने लगा। राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना फिर से उभरने लगी, फिर से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्या होने लगी, उभरने लगी। और फिर इसके फलस्वरूप एक क्रांति हुई जिसका नाम था 1830 की क्रांति। फिर से फ्रांस में क्या हुई, 1830 की क्रांति हुई, है ना। अब देखिए यहाँ पर 1830 की क्रांति हुई, है ना। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस की जुलाई क्रांति, यानी ये जुलाई में हुआ था 1830 में। ये क्रांति कब हुआ था, फ्रांस में जो क्रांति हुआ था जुलाई में हुआ था 1830 में, है ना। चलिए ये क्यों हुआ क्रांति, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, है ना। यूरोप में 1830 की क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई, यानी 1830 की जो क्रांति हुई वह फिर कहाँ से शुरुआत हुई, फ्रांस से हुई, है ना। जुलाई 1830 में वहाँ के स्वेच्छाचारी, मतलब स्वेच्छाचारी का मतलब होता है मनमाने ढंग से शासन करने वाले। स्वेच्छाचारी का मतलब क्या होता है, मनमानी ढंग से क्या करने वाले, शासन करने वाले। उस राजा के खिलाफ जनता ने क्या किया, विद्रोह किया। यानी आप जानते हैं वह राजा कौन था, तो लुई 18वां था, ठीक है। नेपोलियन की हार के बाद ये 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, है ना। उसके बाद फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित किया गया। पहले लुई 18वें राजा बने, पहले क्या बने, लुई 18वां राजा बने जो मेटरनिख ने बनाया था। उन्होंने कुछ संवैधानिक सुधार किए, लुई 18वां जो था कुछ संवैधानिक सुधार किए। 1824 में उनकी मृत्यु के बाद, यानी 1824 में क्या हो गया, लुई 18वां का मृत्यु हो गया, है ना। और उसके बाद वहां पर चार्ल्स दसम, है ना, यानी यहाँ पर चार्ल्स दसम राजा बने। कहाँ पर, फ्रांस में। फिर वहाँ पर एक राजा बने, यानी जब लुई 18वां का क्या हो गया, मृत्यु हो गया 1824 में, उसके बाद चार्ल्स दसम वहाँ का राजा बने, है ना। लेकिन देखिए चार्ल्स दसम जो था वह बहुत ही कठोर और निरंकुश शासक थे। ये चार्ल्स दसम जो था वो बिल्कुल क्या था, निरंकुश शासन था, सिर्फ अपना मनमानी करता था, है ना। उसके बाद देखिए वे संविधान के अनुसार शासन नहीं करना चाहते था, यानी वो नहीं चाहता था कि हम संविधान के अनुसार क्या करें, शासन करें। कौन, ए चार्ल्स दसम, कौन नहीं चाहता था, चार्ल्स दसम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, है ना, चार्ल्स दसम की नीतियां क्या हुआ, कुलीन और पादरियों को विशेष अधिकार दिया। यानी चार्ल्स दसम जो थे वह कुलीन और पादरियों को क्या किए, विशेष अधिकार दे दिए, है ना। और देखिए चर्च को अधिक शक्ति दी, उदारवादियों को दमन कर दिया, है ना। यानी यहाँ पर उदारवादियों का कर दिया, दमन कर दिया।
नागरिक स्वतंत्रता छीन ली, जो नागरिकों के पास स्वतंत्रता थी वो क्या किया, छीन लिया। कौन, चार्ल्स दसम ने, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी, यानी चार्ल्स दसम ने क्या किया फ्रांस में कि प्रेस पर और भाषण की स्वतंत्रता पर क्या कर दिया, रोक लगा दी, है ना। और उन्होंने कहा था, चार्ल्स दसम ने कहा था कि वो अंग्रेजी राजा की तरह, है ना, शांत शासन करने से बेहतर लकड़ी काटना पसंद करेंगे। एक इसका कथन था। तो चार्ल्स दसम का कहना था कि वे अंग्रेजी राजा की तरह शांत शासन करने से बेहतर क्या करना, लकड़ी काटना पसंद करेंगे। मतलब उनका ये कहना था कि हम शांत रहकर जो है वो क्या करेंगे, शासन नहीं करेंगे, इससे बेहतर होगा कि हम क्या करेंगे, लकड़ी काटना पसंद करेंगे, है ना। वो नहीं चाहता था कि संवैधानिक तरीके से हम क्या करें, शासन करें, है ना। वो चाहता था कि अपने मनमानी से क्या करें, शासन करें। तो ये चार्ल्स दसम का कहना था, है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या हुआ, इसका मतलब था कि वे जनता की इच्छा से शासन नहीं करना चाहते थे। चार्ल्स दसम जो था वह जनता की इच्छा से क्या करना था, शासन नहीं करना चाहता था, है ना। चलिए उसके बाद 27 जुलाई 1830 को यहाँ पर देखिए क्या हुआ। 27 जुलाई 1830 को पेरिस में जनता सड़कों पर उतर आई, यानी 27 जुलाई 1830 को क्या हुआ, पेरिस में जनता सड़कों पर उतर आई, है ना। 3 दिन तक, कितने दिन तक, यानी 3 दिन तक संघर्ष चला। कहाँ पर, पेरिस में, है ना। आखिरकार राजा को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, यानी यहाँ पर चार्ल्स दसम जो था, है ना, चार्ल्स दसम को क्या करना पड़ा, गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, है ना। पेरिस की जनता ने क्या किया, इसको गद्दी छोड़ने पर क्या किया, मजबूर कर दिया, ठीक है। और फिर वहाँ का जो है लुई फिलिप को, है ना, यानी चार्ल्स दसम के भागने के बाद जो था लुई फिलिप को राजा बनाया गया। कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है। यानी लुई फिलिप को फिर से क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। कहाँ पर, फ्रांस में, है ना। और फिर से फ्रांस में क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, है ना। यानी यहाँ पर फ्रांस में क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र फिर से क्या हुआ, स्थापित हो गया। चलिए तो ये था आप लोग का लेक्चर 2 में, है ना, 1830 की क्रांति, है ना। इसके बाद लेक्चर 3 में भी आप लोग को जो आएगा, है ना, नेक्स्ट लेसन में जो आप लोग का आएगा वह देखा जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोग 1848 की क्रांति आएगा। उसके बाद जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। चलिए धन्यवाद।